जब तक हम पहचानेंगे नहीं अपने रोल को और उसको पूरा नहीं करेंगे, हम मिस कैसे करेंगे उसको? मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वो अपने भूमिका को पहचान के पूरा करता है। बाकी प्रकृति में अधिकार नहीं है। उनका अपना रोल ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली पूरा होता है, वो जो उनके एग्जिस्टेंस से होने लगता है। मनुष्य को तय करना पड़ता है अपना रोल। अभी तक हमने रोल तय करने का कोई काम ही नहीं किया। आहार निद्रा भय मैथुन से अधिक कुछ करके नहीं देखा अभी तक। इतने में पूरी जिंदगी बिता दी। इससे ज्यादा अपने को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। इसलिए ये तो जीव जंतु कर लेते हैं पहले से ही। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षियों में देखने को मिलता ही है। तो आगे मनुष्य नहीं रहेंगे तो वो तो कर ही रहे हैं अपना। पर उसी प्रोसेस से जीव जंतु पशु पक्षियों के आहार निद्रा भय मैथुन की गतिविधि से ही एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। उसमें मनुष्य फिर पैदा हो जाएगा, फिर इधर पहुंचेंगे, फिर सवाल खड़ा होगा, फिर बोलेंगे एक्सटिंक्ट कर दो, फिर एक्सटिंक्ट कर देंगे। आप ये 1000 बार कर लो, लाख बार कर लो, करोड़ बार कर लो, मनुष्य को अपनी भूमिका को पहचानना ही पड़ेगा, उसको पूरा करना ही पड़ेगा। हमारी भूमिका है कि नहीं है प्रकृति में, ये अपने आप में एक मौलिक प्रश्न है। आज ध्यान गया है इस पर? सोचिए आप लोग। आप चाह रहे हो कि मैं जल्दी से उत्तर दे दूं, आप नोट कर लो, लिख लो। बगल में सूचना पहुंच गई, कुत्ता रोने लगा। सही में कुत्ता रो रहा है कि बंदर जब आदमी हो जाएंगे तो हम क्या होंगे। भैया आपके यहाँ के कुत्ते भी जागृत है, सब आके शिविर में बैठते हैं। कुत्ते मुर्गे हर शिविर में आती है वो। इसलिए हम प्रयास नहीं करते, शायद साथ करने को इतना निष्ठावान हमारे शिविरार्थी नहीं होते जितनी होती है। हाँ जी, बड़ा स्ट्रेस का थॉट है। हाँ, नेचर किसी पर्पस के लिए किसी चीज को बनाती है। पर्पस खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है, डायनासोर खत्म हो जाता है, तो पर्पस ना हुआ खत्म। पर्पस खत्म हुआ या पर्पस पूरा हो गया? पर्पस पूरा होगा तो डायनासोर खत्म। अच्छा है कि हम अपना पर्पस पूरा नहीं करते। इसको हाँ भैया, ये जब हम इस बात को पूरा नहीं समझे तो ये निष्कर्ष निकलेगा। आप इस शिविर में आपको ये पूरा करेंगे इस बात को। हाँ सही, मैं समझ गया। एक प्लांट था, प्लांट का नाम तो मेरे को याद नहीं। तो उस प्लांट का जो सीड होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो डोडो बर्ड जो है उसको खाती थी उसके फ्रूट को, तो वो निकल जाती थी सीड। तो उसके मतलब स्टमक में कई सारे मतलब जो मतलब हमारा होता है डाइजेशन सिस्टम, तो कई सारे एसिड्स भी निकलते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। तो उस मतलब एसिडिक प्रोसेस से वो सॉफ्ट होता था। फिर इसके बाद जो है वो सीड बाहर आता था जब भी उसके स्टमक से, तब वो जर्मिनेट होता था। फिर उसका जो है उस प्लांट का रीजनरेशन का मतलब रिप्रोडक्शन का यही एक सिस्टम था कि वो बर्ड निकलती थी, इसके बाद ही वो सीड जर्मिनेट कर सकता था, अदरवाइज वो सीड वैसे जर्मिनेट नहीं कर सकता था। तो वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई, तो इस वजह से वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो गया। ये जो डोडो की कहानी सुना रहे शिविर में पहले सुनी हुई है लोगों ने। नहीं देखिए इसमें, हाँ इसमें इसी बात को तो मनुष्य के पास व्यवस्था में जीने का अधिकार है, और जब वो व्यवस्था में नहीं जीता है तो व्यवस्था को कुछ उसके बैलेंस को बिगाड़ता है। बैलेंस का बिगड़ने का मतलब निचले स्तर का बैलेंस बनता है, उसमें कुछ प्रजातियां लुप्त होती हैं। तो मनुष्य की करतूत के कारण वो लुप्त हो गई। अब हमारा कहना है कि
फिर से प्रकृति के मोमेंटम में, फिर से एवोल्यूशनरी प्रोसेस में उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई प्रजाति फिर से विकसित हो जाए। जहां तक डोडो की बात आपने कर दी तो मैं सबके लिए बता दूं, ये डोडो एक बड़ा पक्षी था, वो इतना ऊंचा होता था, मोटा सा पक्षी होता था, उसमें खूब मांस होता था। उसका स्वभाव डरपोक बिल्कुल नहीं था। तो जब यूरोप के लोग, ये अफ्रीका के पास एक बड़ा द्वीप है, उसके ऊपर ही मिलता है मॉरिशस, तो उस पे वो गए तो देखा ये पक्षी मनुष्य से डरता नहीं था, उनके पास आ जाता था, उनके लिए बढ़िया था, उसको मारते थे, खा जाते थे। तो ये पक्षी बड़ा, मतलब मुर्गी से तो 10 गुना बड़ा होता होगा, तो खूब अच्छा बढ़िया मांस होता था। तो बढ़िया, तो कहावत बन गई अंग्रेजी में, डड एज अ डोडो, जिसका अर्थ होता है डोडो के जैसा बेवकूफ, क्योंकि मनुष्य से डरता नहीं, उसको मार के खा जाते हैं, तो अपने मारने वाले के पास चले जाते, तो बेवकूफ है। तो किसी को बेवकूफ बोलना होता है, तुम यूर अ डड एज अ डोडो, आप डोडो के जैसे बेवकूफ हो, है ना। बेवकूफ की कहावत बन गई, क्योंकि 100-150 साल चली है कहानी, 100-150 साल खूब खाया पिया, वो निपट गया पक्षी, वो निपट गया, तो अब बोलते एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर 30-40 साल के बाद लोगों ने देखा कि एक विशेष प्रकार के बड़े पेड़, जैसे आप बरगद होता है, पीपल होते हैं ना, इस प्रकार के बड़े वृक्ष जो है वो पैदा नहीं हो रहे, उसके नए पौधे तैयार नहीं हो रहे। तो 30-40 साल में ध्यान गया उस बात के ऊपर, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहा छोटा वाला। तो शोध हुआ, क्या हुआ, तो उसमें जो बात बता रही है, ये पता चला कि वो पक्षी जो था, जब उसके फल को खाता था और उसके पेट में से गुजरने से वो जो पैदा होता था, यहाँ पे भी बहुत सारे चिड़िया बीट कर देती है कई जगह पे, तो पैदा हो जाता है बहुत सारे उदाहरण सामने। हाँ जी, बरगद और पीपल का उदाहरण वही उसी प्रकार की प्रजाति। हाँ, तो ये जो प्रकृति का जो चक्र है, सब चीजें आपस में ताने बाने से जो जुड़ी हुई हैं, इसी को हम बोल रहे हैं भागीदारी, इसी को बोल रहे हैं उपयोगिता, है ना। अब इसमें जो बिटिया बात कर रही थी कि ये जो मनुष्य को हटा दे तो क्या चीज खत्म हो जाएगी, क्या कमी हो जाएगी, तो अभी तो कुछ का कमी नहीं होगी, उल्टा विनाश थोड़ा रुक जाएगा, ऐसा ही लगता है। उसका कारण यही है कि हमने अपनी भूमिका को पहचाना ही नहीं है। कोरोना में रुक गया। हाँ, जैसे कोरोना में रुक गया था तो सब कुछ व्यवस्थित सा लगने लगा था, नदी नाले हवा पानी जंगल सब में सुधार आ गया था। तो मनुष्य जो है अगर अपनी, तो क्या बिना किसी कारण के है क्या? हम प्रकृति में अकारण हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम फालतू की चीज है क्या? बाकी सब चीज काम की चीज है। कैसा लगता है सोच के? हम फालतू की चीज है, यही अर्थ निकला ना उसका। तो हमारा यहाँ पे प्रस्ताव है, नहीं हम फालतू की चीज नहीं है, अभी हमें अपनी भूमिका मालूम नहीं है, क्योंकि हमने प्रकृति को जो देखा उसमें क्या देखा, कैसे देखा, देखो हमारे दृष्टि दोष है। क्या दोष? हमने अपने को एक प्रकार का जीव मान लिया, पशु मान लिया, जैसे बंदर होता है वैसे ही हम हैं, तो उससे तुलना करने लग गए, उसके जैसे जीने की, जीवों के जैसे जीने की प्रयास किया। तो जीव तो अपना वही आहार निद्रा भय मैथुन के अर्थ में जीता है, उतने में उसकी तृप्ति होती है। मनुष्य ने ऐसे जीने का प्रयास किया, इसमें तृप्त नहीं होता, इसीलिए समस्या, कलेश, भय, असंतुलन, ये सारे उसके लक्षण है कि हमारी तृप्ति नहीं हो रही, छटपटाहट है हमारी। जबकि प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी एकदम संतुलन में, आहार निद्रा भय मैथुन में रह के, तो मनुष्य जो है उसकी तृप्ति ये 4 विषयों में नहीं होती है, उसको इससे अधिक कुछ चाहिए। ये तो 4 तो चाहिए ही उसे, सीमित मात्रा में, मर्यादा में, लेकिन इससे अधिक कुछ चाहिए, कोई बड़ी चीज चाहिए। हाँ, वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी, वो ज्ञान, वो शिक्षा, क्या वस्तु है वो हमें उसको पता करना पड़ेगा, उसको करेंगे आगे बात, है ना। तो उससे अधिक से मूल बात यह है, इन 4 के अंदर हम तृप्त नहीं हो सकते। इसमें हमारा, अगर हमारा सारा का सारा जीवन शैली केवल इन 4 के आसपास बना हुआ है, कमाओ खाओ, है ना, और फिर मस्त रहो, इसमें हमारी जिंदगी में तृप्ति नहीं आएगी। अभी तो यही प्रेरणा देते हैं हम अपनी अगली पीढ़ी को, पढ़ाई क्यों करो बेटा, नौकरी अच्छी लग जाएगी, नौकरी अच्छी लगेगी तो क्या आएगा, घर बढ़िया हो जाएगा, बीवी अच्छी मिल जाएगी, शादी ब्याह कर लेना, बच्चे हो जाएंगे, बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, बस, है ना। इस सब में तृप्ति नहीं मिलती।
कैसे बोल रहे हैं तृप्ति नहीं मिलती? हमारे देश के 2 बड़े अमीर भाई हैं, है ना, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए। उनके पास कितना धन होगा, कितने जीरो लगेंगे उसमें, हम सबकी कल्पना से बाहर। इतना धन एकत्रित करने के बाद भी दोनों झगड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। ठीक, तो जितने जीरो उन्होंने बना लिए हैं, हम तो अपनी शरीर यात्रा में उतना नहीं पहुंचा पाएंगे, उसका 1% भी नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी तो छोड़ दो। ठीक है, वहां पे पहुंच के भी ये 4 चीजों से तृप्ति नहीं होती। हाथी को हाथी पालना पड़ा। हाँ, उसके बेटे को पूरे क्या बात। तो हमें देखना पड़ेगा जिस रेस में हम भाग रहे हैं, जिसको हमने जीवन शैली मान लिया है, जिसको हमने जीने का समझ मान लिया है, भाई कोई अच्छी शिक्षा पाओ, फिर नौकरी करो या धंधा करो, पैसा कमाओ, फिर अपना गाड़ी बंगला घर परिवार, ये सब पूरा नहीं पड़ रहा है। तो क्या चीज की कमी रह गई, है ना? अब तो लोगों ने सब करके देख लिया भाई, चांद तक पहुंच गए, धरती को ही छोड़ दिया, चांद तक पहुंच गए, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी प्रकृति में अपनी भूमिका को नहीं पहचाना। हमारी मूल ताकत क्या है, हमारा मूल स्वभाव क्या है, इसको हम जानते ही नहीं, है ना? तो अपने मूल स्वभाव को थोड़ी पहचानने की जरूरत है। तो आज थोड़ा, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा कि हमारी भूमिका क्या है, वो आप लोगों को ही सोचना है, और सोचिए थोड़ा, है ना? शिविर में उत्तर मिलेगा, कब दूंगा वो बात की बात है, अभी नहीं दूंगा, सोचिए इस पे। अब हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, मानव मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है ना, उसको देखते हैं। तो पहली सांस से आखिरी सांस तक हम कौन सी क्रिया करते रहते हैं मनुष्य रूप में? हाँ जी, सांस लेते रहते, वो तो है, वो तो बोल ही दिया, पहली सांस से आखिरी सांस तक, वो तो आ ही गया, वो तो भौतिक। उसमें हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं कि अपने सांस लेने को? करना तो वहां होता है जहां पे हमारा निर्णय होता है। सांस लेना जो है वो तो हमारा निर्णय नहीं है, ठीक बोल रहे हैं आप, कल्पना कहते हैं। पर कल्पना से भी पहले एक चीज करते हैं, कल्पना करने के लिए तो थोड़ा हमारा मानसिक पक्ष विकसित होना पड़ता है, विकसित हुए बिना भोजन शरीर की क्रियाओं की बात नहीं हो रही, देखिए, है ना? क्यूरियोसिटी हम एक हमारा व्यवहार है जो बचपन से ही या जन्म से ही रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, पर इसको और मतलब हम प्रिसाइज रूप में देखें और सटीक रूप में देखेंगे तो पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मनुष्य क्या क्रिया कर रहा है ना? शरीर की क्रिया छोड़ दीजिए, जो खाना हो गया, सांस लेना हो गया, मल मूत्र को निकालना हो गया, ये सब की बात नहीं कर रहे। ज्ञान अर्जित, वो तो कोमा में पड़ा हुआ आदमी भी कर रहा है कुछ कुछ। ज्ञान अर्जित कर रहा है। ज्ञान अर्जित करने के लिए भी आयु चाहिए, है ना? ज्ञान तो निष्कर्षों से होता है ना, निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ समझ पहले विकसित होनी पड़ती है, भाषा पहले विकसित होनी पड़ती है। संबंधों में एक उसका वो चल रहा है, कुछ घर परिवार या वहाँ शुरुआत हो जाती पैदा होते ही। हाँ जी, क्या विचार और इच्छाएं जन्म से ही सब कुछ जानना चाहता है, जानकर जीना चाहता है। हाँ, मैं इससे भी मूल की बात कर रहा हूँ, इससे भी बहुत मतलब एकदम जो सामने है चीज, सोचता है, ठीक, सोचना भी बाद की क्रिया है उसके, सोचने के लिए भी इनपुट चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप सोच रहे हैं, खुश रहना चाहता है, उसका स्वभाव आप बर्थ के टाइम का ही पूछ रहे हैं? पहली सांस से आखिरी सांस तक सहज रहना चाहता है। जिस क्रिया को हम हमेशा करते रहते हैं, शरीर वाला हो गया। देखो क्लास छोड़ के जाते हैं ना, इसलिए पता नहीं रहता, सब बातें हो गई। अपने सो में trying to
हाँ जी, स्लो में रहना चाहिए, क्या मतलब है उसका? अपने स्वभाव में रहना चाहिए। अपना हाँ, तो हम पूछे क्या स्वभाव है उसका, क्या करता है सबसे ज्यादा जो करता है? चलो मैं उत्तर दे दूं। समझने के प्रयास करता है अपने आप को। सबसे पहला है वो देखता है, देखने की क्रिया शुरू होती है उसकी, ऑब्जर्वर है, दर्शन करता है पहली सांस से। पहली सांस क्या, गर्भ से ही दर्शन करना शुरू कर देता है, यानी संकेतों को ग्रहण करना शुरू कर देता है बाहर के। पर इसके साथ ही एक, जैसे ही कुछ देखता है उसके साथ ही एक और दूसरी क्रिया होती है। जो देखा है इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, उसको पहचानने की क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं हम अनुमान बनाते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे परसेप्शन। तो देखना और अनुमान बनाना, ये क्रिया पहली सांस से आखिरी सांस तक चलती है, ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन। तो दिखा, व्यक्ति दिखा तो पहले ये अर्थ देखता है कि अपना है, पराया है, खतरा है कि नहीं है, इस रूप में देखते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, किसी को देख के स्माइल करते हैं, किसी को देख के परेशान हो जाते हैं, है ना। जो उन्होंने कोई भी कुछ ऑब्जर्व किया होता है उससे परसेप्शन में नहीं होती, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो क्रियाएं तो हमारे अंदर होती है, आप में होती है नहीं होती? देखने का काम करते हो नहीं करते हो? जैसे मैं बात बोल रहा हूं तो इसमें देखने का मतलब में सुनना, चखना, ये सारी संवेदनाएं आ गई देखने में, यानी दर्शन में सारी बातें आ गई है पांचों इंद्रियों की, ठीक है। तो हम पहली सांस से आखिरी सांस तक दर्शन करते हैं, हम दृष्टा हैं, दर्शक हैं, ऐसी भाषा बनी, ठीक है। और जो हम देख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको पहचानने के प्रयास में लगे रहते हैं। जो अर्थ लेते हैं उसको अनुमान कहते हैं। तो हमारे में अनुमान क्षमता है, तो दर्शन क्षमता है और अनुमान क्षमता है। फिर जो हमारे अनुमान बनते हैं उसके आधार पे हम कुछ करने का निर्णय लेते हैं, इसको बोलते हैं योजना बनाना। आपने मेरी बात सुनी, उसका कुछ अर्थ आपको स्पष्ट हुआ, जो आपको लगा कि अच्छा इसका यह अर्थ है, उसके आधार पे आप कुछ करने की सोचते हो, ठीक है। जो आपने योजना बनाई उसके आधार पे कर्म कर देते हो, कुछ एक्शन कर देते हो। कहानी यहां भी नहीं रुकती, जो करते हो उससे कुछ घटित होता है, उसका कोई फल परिणाम आता है। हमने देखा बच्चा जो है जिद कर रहा है, ठीक है, तो अनुमान ये लगा ये जब बिगड़ गया है इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, कार्य योजना बनाई, इसको एक लगा देते हैं तब जाके ठीक होगा। तो एक्शन क्या करते हैं, लगा दिया, ठीक है। किया ही होगा, आप हम सबने किया ही होगा कभी ना कभी। फल परिणाम क्या आया, तो ठीक तो हुआ नहीं, हमसे बात रूठ गया, हमसे बात करना भी बंद कर दिया। तो जो फल परिणाम आता है इसको भी फिर से हम देखते हैं, इसके भी हम दृष्टा है, सही आया गलत आया, जैसा हमने सोचा था वैसा परिणाम आया, कुछ और परिणाम आया, इसको हम मैच करते रहते हैं। ये क्रिया हर मनुष्य में चलती रहती है। क्या क्या स्टेप हो गए, तो देखना या दर्शन क्षमता, अनुमान क्षमता, ये क्षमताओं के रूप में, जो हमारी ताकत है उसके रूप में बताया। क्षमता का मतलब ताकत से होता है। फिर विचार क्षमता, योजना हमारी जो बनती है इधर विचार क्षमता लिख दो, हाँ। फिर कर्म की, हमारे अंदर कर्म करने की, है ना। और फिर कर्म से फल परिणाम,
और इस फल परिणाम को भी फिर से हम देखते हैं, आकलन करते हैं, सही हुआ, गलत हुआ, पूरा हुआ, अधूरा हुआ, उचित हुआ, अनुचित हुआ, ये सब हम करते हैं, है ना। अगर हम थोड़ा भी ध्यान देने वाले हो तो ये करते हैं। जब हम ध्यान देने वाले नहीं रहते हैं तो जो हो गया सब चलता है ना। ठीक, तो दर्शन क्षमता से हम क्या करते हैं, इसमें हम देखने की क्रिया है। अनुमान क्षमता से अनुमान की क्षमता, ये इसको करते हैं, अनुमान बनाते हैं, इसमें योजना बनाते हैं, इसमें हम कर्म करते हैं और फल परिणाम फलित होता है। फिर इसको हम देखते हैं, इसको देखते हैं, फिर से अनुमान बनता है, फिर से योजना बनता है, फिर से क्रिया होती है, फिर से फल परिणाम, फिर इसको देखते हैं। ये क्रम हमारे अंदर बना हुआ है निरंतर, हर मनुष्य के अंदर। ये आप लोगों में रोज होता है, कई बार होता है। ठीक है, यही चीज हमें बाकी और पशुओं से, पक्षियों से अलग बनाती है। जी, कौन सी चीज है वो? इसका आकलन करने वाला। हाँ, अब मजेदार बात है, हमारे देखने में भी कमी हो सकती है, यहाँ पे भी कोई कमी आ सकती है, ये कब अधूरा पूरा दोनों हो ही सकता है। अनुमान भी हमारा अधूरा पूरा हो सकता है, यहाँ पे भी कमी आ सकती है। योजना भी हमारी कम अधूरी पूरी कुछ बन सकती है, और करने में भी हमसे अधूरा पूरा हो जाता है, यहाँ भी कमी आ सकती है। और ठीक से मूल्यांकन या आकलन करना, ये मूल्यांकन, ये जो हम पूरा देख रहे हैं इसी को कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में भी कमी आ सकती है या आती है। तो समझदारी से इनका मतलब है इन सब कमियों को दूर करना। जब समझदार हो जाते हैं तो देखना ठीक से होता है, यानी दर्शन ठीक से होता है, अनुमान ठीक से होता है, योजना ठीक से बनती है, कर्म ठीक से होता है, उसका फल परिणाम ठीक आता है, उसका मूल्यांकन में तृप्ति होती है, यहीं पे सुख मिलता है। इसको हम एक बार प्रोजेक्टर आ जाएगा तो उससे मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से, है ना। पर मूल में हमारे अंदर क्या हो रहा है, अंदर और बाहर से कैसे हम कनेक्टेड है, इसकी बात है ये। ठीक है, अब देखने में, दर्शन के अंदर जो चीज रहती है होती है उसको हम बोलते हैं नजरिया, है ना, या दृष्टि। हम देखते कैसे, दृष्टि से। इसका कल हम उदाहरण ले रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे एक पेड़ होता है जो दूसरे पेड़ पे उग गया। पीपल का पेड़ कई बार कुछ और पेड़ों के ऊपर ही उग जाता है, तो नीचे से एक पेड़ चल रहा है और साइड में से एक पीपल का पेड़ चल दिया। अब उसको देखने वाला अगर भौतिकवादी हो तो उसको नाम देता है ये पैरासिटिक पेड़ है ना, परजीवी, तो परजीवी कहते हैं वहां पे। उसकी नजरिया ये है कि ये इसका शोषण कर रहा है, इसलिए ये इस परजीवी। ठीक है, अध्यात्मवादी दृष्टि से देखने वाला बोलता है ये पिशाच पेड़ है, ये इस पे चिपक गया, भूत की तरह चिपक गया, तो पिशाच पेड़ कहते हैं। और हम यहाँ पे सहस्तित्व की दृष्टि से बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये इसका पूरक है, ये दोनों पूरक है एक दूसरे से, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो जो जैसा नजरिया वैसा हमें दिखता है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या सुना है ना, ये सुना होगा पहले। अब हमारे को अपनी दृष्टि का परिमार्जन करना है ना, उस बात को आगे करेंगे। पर यहां पे हम जो प्रस्ताव देते हैं समझदारी के बाद क्या होता है कि अभी हमारा क्या होता है, समझदारी से पहले जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमें दिख रही होती है। समझदारी क्या करती है, हमारी दृष्टि को सृष्टि के अनुरूप बना देती है।
यानी जैसा व्यवस्था है व्यवस्था को देखने के योग्य बना देती है। तो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है इधर जिसकी हम बात करते हैं। तो दृष्टि का परिमार्जन, तो यहां पे हम बात करते हैं दृष्टि के परिमार्जन की। परिमार्जन शब्द समझते हैं? नहीं। हाँ, आपके फोन के अंदर कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, उससे मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है फिर दूसरा हो जाता है। वो परिमार्जन का मतलब उसमें अपडेट हो जाता, अपग्रेड हो जाता। जितनी सीमा में, परिसीमा में जो चीज क्रिया कर रही होती है उससे अधिक सीमा में काम करना शुरू करती है, यानी वो और विकसित हो जाना। परिमार्जन का मतलब है विकसित हो जाना। नवीनता को धारण कर लेना, ये भी। हाँ जी, नवीनता को धारण कर लेना नहीं, नवीन तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम, दायरा वही रहा, हमने कपड़े बदल लिए, है ना। भाई हम पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दायरा तो कपड़े का ही है ना, कपड़े से पहचान का है। अब हम चाहते हैं हमारी कुर्ते पजामे वाली पहचान हो, पैंट शर्ट वाली पहचान हो, तो हमने कपड़ा बदल लिया। तो ये नवीनता हो गई। कार वही है, तरीका बदल लिया। हाँ, तो जब हम अपने अंदर नजरिया ही बदल लिया, हम रूप से अपनी पहचान नहीं चाहते, कपड़े से पहचान नहीं चाहते, हम चाहते हैं मेरे स्वभाव से मेरी पहचान, मेरे व्यवहार से मेरी पहचान। तो अब मैं किसको बदलूंगा? अपने स्वभाव को बदलूंगा, अपने व्यवहार को बदलूंगा, तो वो परिमार्जन कराएगा। ठीक है। तो दृष्टि के परिमार्जन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो हमारी दृष्टि है उसको हम बोलते हैं कि वो दो शब्द देता हूं, भाषा बहुत सारी आएगी इसके अंदर, है ना। तो हाँ, ये जो दृष्टि है वो एक तो ये है और एक ये। मानव दो प्रकार की दृष्टि से जी सकता है। अच्छा, वैसे इसमें ये परिमार्जन कहाँ से आया बीच में? जैसे दर्शन के बाद नजरिए, यहाँ थोड़ा सा हाँ, तो सही बात है। ये कहाँ से आता है? ये आता है समझदारी से। ठीक है, समझदारी क्या है? कल जो बताया था, मानव मानव संबंध में तालमेल पूर्वक, मानव मानव ऐड खड़ा, ऐड शुरू होता वो नहीं मानता, बाकी सब मान जाते। जी, हाँ, तो नजरिया एटीट्यूड से जुड़ी हुई बात है ना। क्योंकि हमारी दृष्टि और जो अभिव्यक्ति है वो दोनों अलग हो सकते हैं, एक दोनों संबंधित चीजें, है ना। दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर आता है। नजरिया जिसको हम बोल रहे हैं ना, इसको और व्याख्या करेंगे। देखिए, मैं अभी जिस क्रम में बात कर रहा हूं, अभी हम इस बात को बोल रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये घटना घट रही है। वो देखता है, अनुमान लगाता है, योजना बनाता है, क्रिया करता है और उसका परिणाम आता है। उस परिणाम को फिर से देख के फिर अपने में कोई सेल्फ करेक्शन करता है या नहीं करता है ना। पर उसके पास ये सब जगह पे उसके पास चॉइस है। दर्शन के समय में उसके पास निर्णय है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या अनुमान लगाना है क्या नहीं अनुमान लगाना। किसी ने कोई व्यवहार किया, उसको हम सही तरीके से, सही एटीट्यूड से भी ले सकते हैं, गलत एटीट्यूड से भी ले सकते हैं।
यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस रहती है। क्या योजना बनानी है, यहाँ पे भी चॉइस है। यहाँ पे क्या कर्म करना है, ये भी चॉइस है। और क्या फल परिणाम आया, इसमें चॉइस नहीं। फल परिणाम जो आता है वो तो प्राकृतिक नियम से आएगा, है ना? पर उसका आकलन क्या किया हमने, उसका आकलन किया कि नहीं किया, अधूरा किया, पूरा किया, यहाँ भी चॉइस है हमारे। मूल्यांकन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम ही करते हैं अपने कर्मों का मूल्यांकन। करना चाहे तो ये भी चॉइस है भाई। जैसे आपने प्रश्न पूछा, कोई उत्तर मिला, अब आपका मूल्यांकन होना चाहिए, मैंने जिस प्रश्न को पूछा था क्या उसका उत्तर हुआ? मूल्यांकन करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, प्रश्न पूछा क्यों था? तो कोई अंदर विचार बना होगा, उसमें कुछ गैप दिखा होगा, क्या वो गैप पूरा हुआ? ऐसे ये क्रम चलेगा हमारे। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर ये सब चीज चल रही है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे दर्शन में। दर्शन में हमारे पास जो भी हम देखते हैं उसके लिए हमारे पास नजरिया है या दृष्टि है। दृष्टि जो है वो समझदारी से परिमार्जित होती है। ये समझदारी वाली दृष्टि है और ये समझदारी वाली दृष्टि है। और ये नासमझी वाली दृष्टि। इसको इसके साथ यूज करने से पूरा पड़ता है। केवल ये तो इसकी भाषा बदल देते हैं हम, ना समझ की जगह इसको कर देते हैं अधूरा। अधूरी दृष्टि है और ये इसके साथ जुड़ के पूरी होती है। इन दोनों के साथ मिलकर पूरा होता है। उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए, हम भोजन के ऊपर कल बात शुरू किए थे। भोजन का उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना, पोषित करना, पोषण, है ना? तो भोजन की परिभाषा ही पोषण से आती है। वो वस्तु जिसको ग्रहण करने से शरीर को पोषण मिलता है उसको कहते हैं भोजन। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि आप जब इंद्रिय गोचर विधि से, इंद्रिय गोचर का मतलब हो गया है हम शरीर के माध्यम से चीजों को पहचानते हैं, यानी देख, आंख से देख के, कान से सुन के, जीभ से चख के, सूंघ के, छू के, 5 हमारी इंद्रिय है ना, संवेदना। इससे जिसको पहचानने जाते हैं इसको बोलते हैं इंद्रिय गोचर। समझ में आया इंद्रिय गोचर का अर्थ? ठीक है, अब समझना है ज्ञान गोचर किसे कहते हैं। ज्ञान गोचर में समझना ही होता है केवल, सीधा, उसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं। तो भोजन है, जैसे आज हमने अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, तो जो नाश्ता किया था उसमें छोले थे, काले चने थे ना, और हलवा था। तो ये इंद्रियों से दिखाई देता है। जैसे अधूरी जो बताई गई, अधूरी जी हो सकती है कि जी हो सकती है, ये नहीं हो सकती सर ज्ञान गोचर। ये अभी हम जीते भाई केवल इसमें, हाँ, तो जैसे इसके साथ ये जुड़ने से पूरा होता है कि ये जुड़ने से होता है पूरा। हाँ, ये हो सकता है इससे जुड़ने से। हाँ, अभी करते हैं ना बात, जुड़ता ही है, इससे कम में होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको सुनेंगे तो समझ में। जैसे आपने कहा समझदारी वाली बात, हाँ, जब इंद्रिय माने देखते हैं, जब हम देखेंगे तभी तो समझेंगे। तो अभी हम जिसको देखना मानते हैं, देखने की 2 तरीके हैं। देखो ये दर्शन में लिखा है ना ये, ठीक है, दर्शन में क्या मतलब है? देखने से ही। बिल्कुल, तो देखने से है तो अब देखने का अर्थ अभी हम मानते हैं केवल आंख से देखना। आंख से देखेंगे, इंद्रियों से देखेंगे। तो चलो मैं आपको इसको ऊपर थोड़ा और ध्यान दिला, मतलब भी चलिए काफी लोग ढीले पड़ गए, मैं थोड़ा सा उनको जगा देता हूँ। एक सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर दो पहले, सभी सोचेंगे। हम देखते किससे? पक्की बात, सोच लो। इंद्रियों जी
देखते हैं, अंदर से विचार आता है, देख करके देखना, बोल के देखना, तो अधूरी चख के देखना। अच्छा सोच के ये बताओ, ये बताओ, ये दिख रहा है ये निशान शीशे पे दिख रहा है? मिट्टी है, दिख रहा है? लखैरी निशान है ना शीशे पे? तो पहले देखा था? नहीं, मैंने अभी ध्यान दिलाया तो क्या, कुछ लोगों ने पहले शायद देखा, पर अभी सबका ध्यान गया था, मैंने ध्यान दिलाया। तो क्या इसकी छवि आंख के पर्दे पे पहले भी पड़ रही थी? नहीं पड़ रही थी? पढ़ रही थी बट ध्यान नहीं जा रहा था। पढ़ रही थी लेकिन ध्यान नहीं जा रहा। हाँ भाई, ये तो कमरे में है ही, जब भी जितनी बार भी इस दिशा में देखा होगा इसकी छवि तो आंख के पर्दे पे पड़ी होगी, ठीक है ना? फोकस नहीं हुआ उधर, लेकिन उसको पहचाना नहीं हमने उस वक्त। तो हम आंख से नहीं देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, आंखों के माध्यम से। आंखें माध्यम, आंखों के पर्दे पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, पर जिस पे हम ध्यान देते हैं उसको देख पाते हैं। तभी तो उसको दृष्टिकोण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? आंखों से नहीं देखते, किससे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं, आंखों के माध्यम से। लेंस है एक प्रकार का। कानों सुनते किससे हैं? ध्यान से, ध्यान से, कानों के माध्यम से। कान एक साधन है, सूंघते किससे हैं? ध्यान से, ध्यान से, नाक के माध्यम से। चखते किससे हैं? ध्यान से, ध्यान से, जीभ के माध्यम से। तो शरीर क्या है? माध्यम। ध्यान में फंस गया। देखने का, सुनने का जो संकेत ग्रहण है वो तो अंदर हो रहा है, ठीक है? लेकिन अब सवाल होता है कि ध्यान क्या है? अभी आएंगे सब धीरे धीरे, छोटा छोटा, बिल्कुल आएंगे। इसको नोट कर लो, ध्यान क्या है पूछने के लिए। कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, नोट करते जाओ, है ना? ये हमको विश्वास है, इस विद्या में कोई प्रश्न छूटता नहीं, सबको तार्किक विधि से उत्तर करते हैं। हाँ। समझदारी का समझ देरी हो गया। समझदारी का, हाँ देरी, सॉरी, देखो ये ध्यान से आंख पे तो सबके पड़ रहा होगा। हाँ लेकिन ध्यान लग गया भाई का, हाँ ध्यान लग गया। ठीक है, तो आइए वापस लौट के आते हैं। हम जो उदाहरण ले रहे थे भोजन का, ठीक है? तो सुबह हमने काले चने और हलवा खाया था, ये इंद्रिय गोचर विधि से पहचान में आता है, जी सर, ध्यान से, है ना? ध्यान पूर्वक देखा, लेकिन उसमें जो पोषण है क्या वो आंखों में आता है? नहीं, होगा सर, शरीर पर जो खाना इधर मिला था क्या वो पौष्टिक था? ये कैसे पता हमें? क्या ज्ञान है आपको इस बात का? है ना? जी जी, और ये सब प्राकृतिक विधि से इधर उगाया गया है ना? नहीं तो बाजार में तो आपको सारा केमिकल वाला भी मिलेगा, उसमें जहर भी आएगा साथ में। तो ज्ञान जो होता है वो मानव का मानव के बीच में ट्रांसफर होता है, ठीक है? ये समझना ही पड़ता है हमें। जिसको इसकी समझ नहीं होती वो उस नाश्ते में और जो बाहर रेडी पे मिल रहा होगा उस नाश्ते में कोई अंतर नहीं कर पाएगा, उसके लिए दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि पोषण को समझता नहीं है। तो रेडी वाला भी उसको पोषण लगता है और घर वाला भी पोषण लगता है। तो अंतर कहाँ आया? समझ में। जब तक समझ नहीं होती है इस भेद को हम पकड़ नहीं पाते। तो पोषण जो है ये समझने की चीज है, भोजन की वस्तुएं जो है वो इंद्रिय गोचर है, पोषण जो है वो ज्ञान गोचर है। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, है ना? जैसे जीतू है और मैं हूं, है ना? हम दो लोग हैं, हम दोनों दिखते हैं आप लोगों को इंद्रिय गोचर विधि से, दिखते ही है ना?
लेकिन हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है दोस्ती का, ये दिखता है? आंखों से नहीं दिखता, पर समझ में आता है जैसा हम व्यवहार करते हैं उससे, है ना? तो हर क्रिया के साथ दो भाग हैं, एक जो हमारे को दिखता है इंद्रियों से, दूसरा जो हमें समझना पड़ता है। वो समझ में कब आता है? जब हमें उसका नियम मालूम। तो दोस्ती का नियम मालूम होगा तो आप व्यवहार से पहचान, हाँ इधर दोस्ती है। कृषि का नियम मालूम है, अच्छा ये तो फसल अच्छी हो रही है, ये पेड़ अच्छा स्वस्थ है। नियम समझ में आते हैं, उसके आधार पे हम पहचान लेते हैं। तो समझने की वस्तु नियम है। तो समझदारी किस चीज की होती है? नियम। और नियम जो होता है सार वस्तु होती है, छोटी सी बात होती है। इतने बड़े भोजन के संसार में पोषण एक लाइन की बात है समझने में। वो एक लाइन की बात जो नहीं समझा है वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, और वो एक लाइन की बात जो समझ गया है वो कहीं पे भी संसार में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। ठीक? तो इससे, तो अभी हम जीने की जो कोशिश कर रहे हैं केवल इससे कर रहे हैं। इसमें कभी पूरा पड़ेगा? इसके साथ जोड़ के ही पूरा पड़ेगा। तो विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमारे को नियम बताता है भौतिक और केमिकल, यानी रासायनिक संसार, भौतिक और रासायनिक संसार, फिजिकल केमिकल संसार के कुछ नियम बताता है। लेकिन जो व्यवहार के नियम है, जो मानव संसार के नियम है, ये विज्ञान में अभी नहीं आए। विज्ञान इस चीज को एक्सप्लोर नहीं करते, अभी वहां तक विकसित नहीं हुआ। धीरे धीरे होगा, इसलिए ये वाली बात जुड़ जाएगी तो वो विकसित हो जाएगा। उसका भी ध्यान नहीं दिया, इसका ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, है ना? तो अभी विज्ञान अधूरा है, केवल फिजिकल केमिकल संसार की बात कर पाता है। जो भावनात्मक संसार है इसके नियम उसमें पहचान में नहीं आए। जैसे विज्ञान में सम्मान का नियम अभी समझ में नहीं आया, विश्वास का नियम अभी समझ में नहीं आया, प्रेम का नियम अभी समझ में नहीं आया, स्नेह का नियम अभी समझ में नहीं आया, कृतज्ञता का नियम अभी समझ में नहीं आया। इन सब के बिना मानव का व्यवहार नहीं होता। जैसे आपके साथ विश्वास ना हो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे मेरे साथ, आपके साथ सम्मान ना हो तो आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। डॉक्टर के ऊपर अगर किसी पेशेंट का विश्वास नहीं है, उसको दवाई भी काम करती है। हाँ, तो जीने में तो ये हैं चीजें, लेकिन इनका नियम नहीं मालूम है तो हम इसको व्यवस्थित रूप में नहीं कर पा रहे, है ना? ऐसे ही संतुलन का नियम हम नहीं जानते, व्यवस्था का नियम हम नहीं जानते। ये सब चीजें छूटी हुई। किनसे छूटी हुई है? जितने भी ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी जितने भी है संसार में भरे हुए। ज्ञानी मतलब जो अध्यात्मवादी, विज्ञानी वाले जो भौतिकवादी विधि से शिक्षित हैं, और अज्ञानी जो अभी दोनों विधाओं में नहीं आया, है ना? बहुत सारे, तीनों से छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? कि समझना किसे कहते हैं। समझना नियम का होता है। प्रकृति में भौतिक नियम भी हैं, रासायनिक नियम भी हैं, और चैतन्य क्रिया के नियम भी, चैतन्य संसार के नियम भी, यानी कॉन्शियस डोमेन के भी नियम, लॉज। जैसे हमने बात की, जैसे आपका कोई सम्मान, संबंध में सम्मान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब देखिए सम्मान जो होता है इसका आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता? सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, पता चलता है कि नहीं पता चलता? तो ये असलियत है सम्मान की झूठ है ना? अब ये सोच के देखिए, सम्मान आंखों से दिखता है कभी? इंद्रियों की पकड़ में आता है? अभी हम क्या मानते हैं? जो इंद्रियों में नहीं आता, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, वो असलियत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। हम ये मानते हैं ना? सच्चाई किसको मानते हैं? विज्ञान ने यही पढ़ाया हमें, जो इंद्रियों में आए या यंत्रों में आए वही सच है, उसके अलावा सच नहीं। जबकि हम रोज विश्वास पूर्वक जीते हैं,
या सम्मान पूर्वक जीते हैं, ना तो विश्वास इंद्रिय गोचर है, ना ही सम्मान इंद्रिय गोचर है। इन दोनों के बिना जिया नहीं जा सकता। ये ज्ञान गोचर है, इंद्रिय गोचर नहीं है। ये यंत्रों में भी नहीं आता है। कोई मेजरमेंट नहीं है। आप विश्वास का कोई यंत्र नहीं बना सकते जिससे आप हाँ ये 33% विश्वास करते हैं या 20% करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई यंत्र नहीं है इसका, पर आप और हमको पता चलता है। मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ये सम्मान पूर्वक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? चल रहा है। तो ये जो चीज है हमें पता चलती है, तो एक होगी तभी तो पता चलती है। इसकी आवश्यकता है या बिना सम्मान की बात की जाए क्लास, है ना? सम्मान पूर्वक की जाए, इसकी आवश्यकता भी दिखती है। इन चीजें विज्ञान गौर नहीं करता है। हाँ, अभी विज्ञान यहां तक विकसित नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा। कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्रयास नहीं कर रहे हैं। कदर इन चीजों पर कदर विज्ञान गौर करने लगे ना, हाँ। हर चीज व्यवस्थित रूप से हो जाएगी जी। तो यहाँ पे हम आपको व्यवहार का विज्ञान सिखाएंगे, व्यवहार का विज्ञान समझाएंगे, ठीक है? ये महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार का भी विज्ञान होता है, समाज का भी विज्ञान होता है। यहां से जो समाजशास्त्र निकल के आता है वो एकदम अलग है, व्यवहारवादी समाजशास्त्र कहते हैं उसको। इस पे करेंगे बात आगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर की बात कर रहे हैं। इसमें हमने क्या पहचाना कि जो इंद्रिय गोचर वस्तुएं हैं वो हमारे को उनका कोई रूप दिखता है, वे उनको रूपात्मक भी कहते हैं। इंद्रिय गोचर से क्या दिखता है हमें? रूपात्मक संसार। और ज्ञान गोचर से हमें क्या पता चलता है? अरूपात्मक संसार, ऐसी वस्तुओं का संसार जो अरूप में है, जिनका रूप नहीं है। जैसे विश्वास, स्नेह, सम्मान, है ना, ये सब अरूप है। सच्चाई क्या है? रूपात्मक प्लस अरूपात्मक मिलके पूरी सच्चाई। ये समझने की बात है। अभी तक क्या चल रहा है? केवल इसको हम सच्चाई मान के चल रहे हैं, केवल इतने को। इसलिए हमारे से जीना ठीक से बन नहीं पा रहा। इसको अभी हमने पहचाना नहीं, इस भाग को। यहां पे हम आपको इस बात पे ध्यान दिलाएंगे अच्छे से। जैसे भोजन के संदर्भ में बात की, जब तक आप पोषण को नहीं समझते, पोषण क्या हुआ? अरूपात्मक हो गया। खाने की वस्तु रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, ये रूपात्मक हो गया। इन दोनों के योग में पूरी बात पकड़ में आती। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। ऐसे ही जैसे दो लोग दिखेंगे पर संबंध अरूपात्मक है। ठीक है ना? आपका और हमारा जुड़ाव जो है, इसका कोई रूप थोड़ी ना है। ये इंद्रियों से थोड़ी ना दिखता है। इसको चख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, लेकिन ये है। ठीक? तो अब आप देखिए, हम जैसे परिवार है, परिवार अपने आप में क्या है? अगर हम केवल इंद्रिय गोचर विधि से देखें तो देखेंगे दो बुजुर्ग लोग हो गए, फिर उनके 2-4 बच्चे हो गए, यानी बच्चे यानी कुछ वो होंगे, प्रौढ़ लोग होंगे, और 2-4 युवा होंगे। 1-2 हो सकता है बालक हो। तो अलग आयु के लोग दिखेंगे केवल इंद्रिय गोचर विधि से। इसके साथ देखेंगे तो ये समझ में आएगा इनके आपस में संबंध है, इनके आपस में कोई दायित्व और कर्तव्य है, कोई जिम्मेदारी है, कुछ भाव है।
अभी हम परिवार को केवल इस आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर के आधार पर। इसमें जो हमारे संबंध हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो एक दूसरे के साथ जो विश्वास, सम्मान, स्नेह रूपी भावनाएं, इन सब की कोई जगह नहीं है अभी। इसके साथ जोड़ के जब देखते हैं तो हमारे को परिवार समझ में आना शुरू होता है। अभी परिवार क्योंकि शरीर के आधार पर है, इसलिए केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन आता है। फिर उसके अंदर भावना पक्ष जुड़ जाता है, संबंध का पक्ष जुड़ जाता है, मूल्यों का पक्ष जुड़ जाता है, चरित्र का पक्ष जुड़ जाता है, नैतिकता का पक्ष जुड़ जाता है। ऐसे ही समाज, पूरा समाज रचना भी हमने कर रखी है, उसके अंदर केवल भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए कर रखी है इंद्रिय गोचर विधि से। तो पूरा का जीडीपी का जो मॉडल बताते हैं उसमें क्या है, कितना उत्पादन किया, कितना उपभोग किया, इसके आधार पर बताते हैं। समाज इससे नहीं बनता है। समाज जो है वो तो आपसी संबंधों से है, परस्पर विश्वास से है, परस्पर सहयोग और पूरकता से है, उससे समाज बनता है। जैसे अपना पुराना गांव को देखो आप, अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग काम करते हुए परस्पर सहयोग करते थे, तो समाज होता था, है ना। लेकिन अगर हम केवल इस पे रहेंगे, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर समाज रचना करने गए पिछले 150-200 सालों में, उसका परिणाम आज देख ही रहे हो क्या हुआ। ठीक है, तो हमने अभी जो बात की है वो इतने पे की है, केवल देखने वाले पक्ष। दर्शन दृष्टि से होता है, जिसमें इंद्रिय गोचर, ज्ञान गोचर दो विधि है। इंद्रिय से केवल रूपात्मक पता चलता है, ज्ञान गोचर से अरूपात्मक का भी पता चलता है। पूरी बात, पूरी सच्चाई हमारे को दोनों के योग फल में समझ में आती है। अब इसके अंदर एक मजेदार बात देखिए, यहाँ पे कितनी सारी चीजें जुड़ती हैं। भौतिकवादी जो सोच विचार रहा धरती पे, उसने केवल ये जो इंद्रिय गोचर और रूपात्मक संसार को ही सच्चाई माना और इसको झूठ माना। अध्यात्मवादी जो सोच विचार रहा, उसने इसको सबको झूठ मान लिया, केवल इसको सच मान लिया, है ना। सब इंद्रियों से दूर परे की बात हो गई, है ना। इस सबको मोह माया बोल के इसको हटा दिया, बोले भ्रम है। तो ये भी अधूरा रह गया और ये भी अधूरा रह गया, जबकि पूरा क्या है, दोनों को जोड़ के। वहां पे केवल भाव ही भाव है, कोई वस्तु की बात नहीं है। अभी आप जीडीपी की बात कर रहे थे, तो जीडीपी में जिस हिसाब से वो बनाते हैं जी, तो जो निवेश जितना हम लागत लगा रहे हैं उस हिसाब से बनाते हैं, लेकिन उसमें तो प्रकृति से हवा भी ले रहे हैं, उसको तो इंक्लूड करते नहीं है। ठीक बात है। और सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, इसको तो इंक्लूड कर नहीं रहे, इनको तो इंक्लूड किया नहीं उन्होंने। केवल खाद, बीज और मतलब मजदूर को इंक्लूड किया होगा निवेश के आधार पर, फिर उत्पादन निकाला होगा। भैया वो सबके उसमें क्या है, अंतर को निकालने के लिए करते हैं ना। तो हवा, पानी, सूर्य की जो रोशनी है, ये सब में समान है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती होती। देखिए वो तो तुलनात्मक अध्ययन है। जीडीपी किस लिए है, ये बताने के लिए कौन ज्यादा प्रगति कर रहा है, कौन कम प्रगति कर रहा है ना। तो उसके अंदर ये तो समान चीजें हो गई। हवा सबको समान रूप में प्राप्त है, सूर्य की रोशनी सबको समान रूप में प्राप्त है, इसलिए उसकी गणना उसमें नहीं। पर मुद्दा वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम मनुष्य के पूरे, चाहे वो सामाजिक पृष्ठभूमि है, चाहे वो व्यवहारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इसके अंदर हमने भौतिक संसार के आधार पे इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें हम असफल रहे हैं अभी तक, जो कि गलत था, अधूरा था। गलत सही की भाषा छोड़ दीजिए, अधूरा। अधूरे में सम्मान होता है ना। हाँ, अधूरे में सम्मान है, गलत में अपमान है, गलत में द्वेष नहीं आता है। हाँ, थोड़ी सी कमी है, छोटी सी कमी दूर कर लेंगे। देखिए, मानव को सम्मानजनक भाषा स्वीकार होती है, सर्व मानव को,
जब हम सर्वमानव की बात करेंगे तो हमें सम्मानजनक भाषा लेनी पड़ेगी, शिष्टतापूर्ण भाषा लेनी पड़ेगी। तो कोई भी महापुरुष हुआ है, संत महात्मा हुए हैं, है ना, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, सबकी भाषा शिष्टतापूर्ण होती थी, सम्मानजनक होती, क्योंकि जो भी सच्चाई को पहचानेगा वो शिष्टतापूर्ण आचरण करेगा ना, सम्मानपूर्ण आचरण करेगा। अभी तो अहंकार वाला आचरण है सर, इंसान को इंसान नहीं समझते। अहंकार से एक स्वरूप है अहंकार का, अहंकार की परिभाषा कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि ये आप लोग शिविर में बैठे इसलिए बोल रहे। अगर हम ठीक से सुन नहीं पाते तो इसका मूल कारण अहंकार है, क्योंकि हम जीने में तो अभी पूरे हुए नहीं, और पूरे हुए बिना हमारे को सुनना पूरे ठीक से नहीं होता, सुनने के प्रति हमारी स्वीकृति नहीं। तो हमारा जो भी आधा अधूरा, आधा कच्चा पक्का जो भी हमारे अंदर अनुमान है, उसी को हम पूरा मान लेते हैं। सर यहाँ पे अहंकार की जगह अज्ञानता नहीं होगा? अज्ञानता ही अहंकार है। अज्ञानता का बोध ना होना ही, कि मैं अज्ञानी हूं, इसका बोध ना होना ही अहंकार है। अहंकार का परिभाषा जो है सर वो जस्ट अलग है। अहंकार हुआ क्या कि हम किसी चीज को लेकर के अति उत्साही हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अति उत्साहित नहीं, ये बहुत अच्छा है उसका करना। लेकिन अज्ञानता हो गया कि हमको उसकी जानकारी ही नहीं। देखिए, अहंकार का मतलब क्या, अहंकार से आशय क्या होता है? मतलब कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, वो तो अभिमान हो गया। अहंकार भी है। मैं जब अपने को दूसरे से अधिक मानता हूं तो अभिमान। अहंकार क्या चीज है? जब मैं विकसित, मैं जिस स्थिति में हूं वो पूरी नहीं है, मैं अपने ही विकास का अंदर अवरोध पैदा कर रहा हूं, बाधा पैदा कर रहा हूं अपनी स्वीकृति से। यही अहंकार है। अहंकार का परिणाम होता है विनाश। स्वयं के ज्ञानी होने का बोध ना होना ही अहंकार, अपने अज्ञान का बोध ना होना ही अहंकार। तो हमारा सुनना बंद रहता है, उसमें सुनते ही नहीं। ठीक है, बस साइड की बात थी। मूल बात तो अपनी ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर, मानव का जीना इन दोनों के साथ पूरा होता है। ज्ञान इंद्रिय गोचर का हमारा खूब अभ्यास है, बचपन से सिखाया जाता है, सीख गए। ज्ञान गोचर का कोई अभ्यास नहीं है, इसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी। यही हम शिविर में करेंगे। समय हो गया क्या? अच्छा, मेरे को पता नहीं। 3 मिनट है यार, तुम जल्दी करते हो हर बार 3 मिनट का। 2 मिनट टाइम से नहीं को शायद बता रही थी, नाश्ता नहीं किया। नहीं, उसके हिसाब से बताइए ना। ज्ञान गोचर जो है ना, ध्यान वहीं पे अटका हुआ है। ठीक है, हम अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 2:30 बजे का जो सेशन होगा उसमें हमारे को प्रोजेक्टर मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा। स्वयं स्फूर्त विधि से आएगा या कुछ चल रहा है उसके पीछे? कुछ व्यवस्था है, बढ़िया, ठीक है। व्यवस्था पे तो अपना भरोसा है। प्रक्रिया में एक बात सच कर दिया जाए। हाँ जी, प्रक्रिया में ला दिया जाए व्यवस्था। वो हो गया, वो जिम्मेदार रहे, उन्होंने बोल दिया तो हो गया। हाँ जी, जो अभी तक चर्चा हुई इसमें किसी को देख लीजिए बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। इसमें आपको कोई बात स्पष्ट ना हो, कनेक्शन ना हो, तो हमारे 1-2 मिनट जो है उसमें लगा देंगे।